अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एंड जितना भी हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हम सब दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, दूसरों को हमेशा कहते हैं कि आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, बट कभी अपने आप को नहीं देखते। तो आई थिंक सबसे पहले अपने आप को देखें और देखें कि कहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव कर सकते हैं और हमेशा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को बेहतर करते रहें। और अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तो सोचें कि हम अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को कितना बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि खाना खाते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहना, सुन्नत को ना छोड़ना। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी 3 उंगलियों को चाट लिया करते थे। एक अंगूठा, एक शहादत वाली उंगली, एक दरमियान वाली उंगली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के अंदर एक ऐसा जुज होता है जिसमें बरकत होती है। ये ना हो कि वो बरकत वाला जुज आपकी उंगलियों के साथ लगा रहे और आप उंगलियां धो दें, वो बरकत वाला जुज पानी में बह जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बच्चों से भी इस पर अमल करवाओ कि खाने के बाद उंगलियां चाटना ये सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैं पहले भी बात कर रही थी कि हमेशा एज अ पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। आई थिंक इट रियली कम्स डाउन टू कि आप किस तरह से अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं। एक पॉइंट पे लाइफ के आकर हम सब कहते हैं कि अब हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम परफेक्ट हैं और हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली में आई थिंक हम सबको शायद कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई फ्लॉड होता है। एंड जब आप ये फैसला कर लें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और अपने आप को हर दिन पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि आपको लगता है कोई नई हैबिट आप शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि पुरानी चीज़ आप करते हैं जो कि अच्छी नहीं है, तो हमेशा उसको बदलते रहें, उसको इवॉल्व करते रहें वक्त के साथ। जहाँ पर आप रुक जाते हैं, आई थिंक वहाँ पर हम सच में शायद रुक ही जाते हैं लाइफ के अंदर। तो लेकिन जब ये फैसला करते रहें दिन ब दिन के अपने आप को बेहतर करेंगे, ग्रो करेंगे एज अ पर्सन, नई चीज़ें सीखते रहेंगे, नई स्किल सीखते रहेंगे, तो आई थिंक आप कभी आउट ऑफ डेट हो ही नहीं सकते लाइफ से और कभी बोर भी नहीं हो सकते लाइफ से। आगे बढ़ते हुए चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही फैसलाबाद से हवाएं जो हैं उन्होंने अपना रुख जो है वो मोड़ लिया है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुश्क और सर्द है। और खुश्क मौसम की वजह से फैसलाबादी जो है वो भी बीमारियों की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तिबी माहिरीन की टाइम से भी एहतियाती तदाबीर का जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि शहर फैसलाबाद में दिन ब दिन जो फिजाई आलूदगी है उसके अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी के पॉइंट्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद के अंदर सांस लेने की बीमारियां जो हैं वो भी पेश आ रही हैं। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% है, जबकि हवाएं जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आगाज में ही बताया कि फैसलाबाद में हवाएं जो है वो नहीं चल रही, जिसकी वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क है और आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद में मौसम जो है वो भी सर्दी की तरफ जा रहा है। दर्जा हरारत जो है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। तो शहर फैसलाबाद को जो है चाहिए कि ये गर्मियां, ये सर्दियों का जो मौसम है इससे बचने के लिए, इस सर्द मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, खुश मेवाजात का इस्तेमाल करें ताकि इस खुश्क सर्दी से जो है खुद को बचाया जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल तेजी से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।
दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है, तो कोशिश करें कि बाहर निकल रहे हैं तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त लाजमी तौर पर किसी न किस तरह की स्वेटर, जर्सी का इस्तेमाल करें, शॉल का इस्तेमाल करें। एक पानी की बोतल नीम गर्म पानी के साथ अपने साथ थ्रू आउट द डे कैरी करें। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि गर्मी हो या सर्दी हो, सन प्रोटेक्शन एक दूसरी लाजमी चीज़ है जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि गर्मी हो या सर्दी हो इस्तेमाल करते रहें। हर कुछ घंटों के बाद रीअप्लाई करते रहें। सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल, और जितना जल्दी आप अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू करेंगे उतनी आपकी स्किन बेहतर आने वाले वक्त में नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तो हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, महंगाई में कमी ना आ सकी, ताजर परेशानी का शिकार। डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारोबार पर हो रहे हैं क्या असरात? ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। चिकन की प्राइसेस के हवाले से भी बात करेंगे, और उसके अलावा सोयाबीन के इंपोर्ट को लेकर क्या डिफरेंट इश्यूज मौजूद हैं इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो मोहम्मद बिलाल जोकर मौजूद हैं, एंकर पर्सन है। आपको वेलकम करते हैं बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ साथ कामरान गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के। बिलाल, ओवरऑल बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज होने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि चिकन की प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसके पीछे क्या डिफरेंट रीजंस हैं। अच्छा फातिमा, रोज़ की बुनियाद के ऊपर ये इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इशू है पाकिस्तान के अंदर। शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को थोड़ा साइड पे करेंगे तो हमें बहुत सारे इश्यूज नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी हैं, और ख़ासतौर पे कारोबारी बरादरी के अंदर अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बहुत हाई पीक पे थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ब्लेसिंगली मैं तो ये कहूँगा ये हकीकी आज़ादी मार्च के अख्ताम के बाद कुछ चीज़ें अब स्मूथ होने की तरफ इंडिकेशन जा रही है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जमात हो उनका अपना इख्तियार है, एहतजाज सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेकाम चाहिए। उसके अंदर ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वफाकी, उनको भी थोड़ा से कुछ अच्छी और कुछ बेहतर डिसीजन लेने होंगे। जैसे अभी सोयाबीन के 80 अरब से जायद के क्लियरेंस जो है इस वक्त पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस के लिए पड़े हुए हैं। 20 अक्टूबर के बाद से अभी तक कोई भी 1.5 माह होने को है, कोई भी सोयाबीन की क्लियरेंस नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा कर दिया गया है कि ब्रॉयलर मुर्गी या आने वाले दिनों में क्या रेट होगा। मैं आपको एक पिक्चर बड़ी क्लियर बता दूं। कोई एक मेरे खुद अजीज हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी तो फीड मिल भी है, तो सोयाबीन की क्या सिचुएशन है। उनका कहना है कि मैंने 1-1.5 माह का स्टॉक कर लिया है। मैंने उनसे पूछा आप स्टॉक क्यों कर रहे हैं, आपने बेचना? उन्होंने कहा मेरे अपने भी लेयर मुर्गी के अंडे मुर्गी के शेड हैं, तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा फिर मैं अपने जो अपनी लेयर मुर्गी है उसको फीड कहां से दूंगा, तो इसलिए मैंने वो स्टॉक रख लिया ताकि, और वो स्टॉक शो भी नहीं कर रहा। यानी कि फीड मिल्स वाले भी इस वक्त अपने जो खास तौर पर चलाने वाली जिससे भी शेड्स कह लें वो ब्रॉयलर मुर्गी के हैं, लेयर अंडे के हैं, उनको देख रहे हैं। और जो मेन पॉइंट है जो आपने महंगाई की बात की, इस वक्त सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आज की रेट लिस्ट जो हमने देखी है अब रोज बुध की जारी हुई है, उसके तहत ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त आज सस्ता हुआ है 8 रुपये, 391 रुपये फी किलो। लेकिन क्या ये 391 रुपये फी किलो बिक रहा है? नहीं बिक रहा। 900 ग्राम के हिसाब से बिकता है और 400 से ऊपर बिक रहा है। आप अगर किलो के हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल में, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, 450 से भी करीब प्राइसेस बिक रही हैं। अंडे फार्मी जो है इस वक्त आपके आज 250 को टच कर गए, 275 रुपये दर्जन हो गए हैं। और आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक दुकानदार से पूछा कि एक अंडा कितने का है, तो उसने कहा कि एक अंडा 25 से 30 रुपए का, यानी कि वो अगर 30 का या 25 का भी लगाए तो कमोबेश भी लगाए तो 25 का, तो 300 रुपए दर्जन बन रही, यानी कि ये 300 से जावज कर चुकी हैं कीमतें ओपन मार्केट के अंदर। तो फिर सरकारी निर्खनामे की जो चीजें मिल रही हैं वो दस्तयाब ही नहीं है। वैसा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लगा लें सरकारी आटा जितने का है, लेकिन सरकारी आटा मिलेगा कहां से? वो 70 थैले एक दुकानदार को मिलते हैं, उस दुकानदार के इर्द गिर्द बेशक 10,000 की आबादी हो, वो 70 थैले तो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाते। सेम लाइक इसके अंदर है कि आपका ब्रॉयलर मुर्गी इस वक्त नायाब होता जा रहा है और यहाँ मिसमैनेजमेंट है।
इससे ऑलरेडी पहले शहर फैसलाबाद के ऊपर हम रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत मुश्किल से, जिसमें सैयद कामरान गिलानी साहब मौजूद हैं, इन्होंने अपने शेड बड़ी मुश्किल से बामुश्किल चलाने की तरफ गए। इनसे पहले जो सेंट्रल चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर सजाद अरशद, उन्होंने अपने जितने भी शेड्स हैं वो बंद कर दिए और नया माल डालने से इनकार कर दिया कि अभी नहीं डालेंगे ताकि अभी सेट बैक लग रहा है। तो अगर ये सिचुएशन प्रीवेल करती है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो हमारे तो इस वक्त किस्मत ये हुई, अच्छी हमारी नसीब ये हुए कि हमें चिकन इंपोर्ट का मौका मिल गया। हमारे से इंडोनेशिया और दीगर ममालिक इस वक्त मिडल ईस्ट हमसे चिकन मांग रहा है बड़ी तादाद में कि हमें जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त प्रोवाइड करें, अंडे दें, और उसे हमारे अपने डिजास्टर आ गए। इस वक्त इतना बड़ा हमारे पास एज मौजूद था कि हम इस सनत को एक्सपोर्ट सनत के ऊपर ले जाएं, जहां अगर देखें तो फातिमा पिछले 3 से 4 माह की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरामदात में सबसे बड़ा हिस्सा मीट एक्सपोर्ट डाल रहा है। अगर ये चिकन एक्सपोर्ट और हमारे एग एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएंगे तो हमारे पास एक इतना बड़ा मार्जिन आ जाएगा। जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिट खा रही है, वहां ये इंडस्ट्री एक बैकअप देते हुए हमें बरामदात में ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन क्या हम इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि सोयाबीन जो 80 अरब से जायद की इस वक्त पोर्ट्स पे पड़ी है वो रिलीज नहीं होती। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि आने वाले हफ्ता 1.5 हफ्ता कैसे होगा? मेरे ख्याल में इसके ऊपर सही कामरान गिलानी जरा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। बिल्कुल, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें, प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं आम शख्स के लिए, आम आदमी के लिए। बेसिक मीट सिर्फ पहले तो कहते थे मटन खरीदना मुश्किल है, ये डिफरेंट और मीट्स खरीदना मुश्किल है, लेकिन अगर चिकन भी लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा तो किस तरह से काम चल पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये इस तरफ नज़र आपकी दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अपना हमारा मुल्क है एग्रीकल्चर जो है कंट्री है। अब आप देखें कि इसमें इस वक्त गंदम भी नहीं मिल रही, चावल भी जो है वो पहुंच से दूर चला गया, और जो आपका ये चिकन है, अब आप देखें कि ये जिस तरह इन्होंने सीड्स की बात की, सोयाबीन की, सोयाबीन जो है अपना बाहर से मंगवाते हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि जब ये सोयाबीन नहीं था, उससे पहले भी जो है वो 70 साल से हमारी पोल्ट्री की इंडस्ट्री चल रही थी और बड़े अच्छे पैमाने पे, बड़े अच्छे लेवल पे चल रही थी। मैं एज ए फार्मर जो है अपना वो ये समझता हूं कि ये जो फीड मिल मालकान है ये इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये अब जिस तरह के आप देखें कि फार्मर तकरीबन 2 साल से लगातार नुकसान में जा रहा है और बड़ी तेज़ी से जो है अपना ये इंडस्ट्री बंद हो रही है। मैंने हुकूमत में होते हुए भी, हमारी पीटीए की हुकूमत में होते हुए भी मैंने उसमें तनकीद की कि इसमें आप सब्सिडीज़ दें, इसमें आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, ताकि आम जौन सा गरीब बंदा है, एक गरीब बंदे ने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो उस पर सबसे जो चीप सोर्स है उसके पास वो चिकन है कि वो चिकन अपने जो है अपना वो मेहमानों को खिला सके। मीट तो जो है अपना वो अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, इसमें अब ये जो हुकूमत है इसने जो है अपना बाकायदा जिस तरह चले, वो तो एक सर्कल चाह रहा था, चैन चाह रही थी, सोयाबीन आ रहा था, उससे ये इंडस्ट्री वाले कमाते थे, मिल मालकान और फार्मर्स को आगे प्रोवाइड कर देते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरफ नज़र अवाम की दिलवाना चाह रहा हूँ कि ये 7 माह से जब से ये हुकूमत आई है तब से एक फार्मर की जो फीड है, अगर मैं उन्हें वर्डिंग में बताऊं तो वो आप कह लें कि 56 लाख रुपया एक फार्मर जो एक शेड है, 2 नहीं 1 यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, जो 30,000 चूजा जिसमें डलता है, उस पर 56 लाख रुपया फी शेड की जो है वो मालियत फीड की मद में बढ़ चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था बाकायदा कि आप 5800 से फीड का बैग जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने फीड मिल मालकान ने उस चीज़ को पैरों तले रोनते हुए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हवा में उड़ा दिया और आज फीड का रेट जो है वो 7,000 रुपये पर बैग है। 100 रुपया हमारी फीड का अगर बढ़े एक शेड के पीछे तो 2 लाख रुपया इंक्रीज होता है। ठीक है, जब ये हुकूमत आई है तब हमारा जो फीड का रेट था 4200 रुपीज पर बैग था और वो भी बहुत ज़्यादा हम समझते थे। आज 7,000 रुपया पर बैग जो है अपना फीड का रेट है। मैं आपको ये बता दूं, दिस इज ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज है तकरीबन प्राइसेस के अंदर। ये क्या ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी मुल्क में उसकी वजह से हुआ? देखें, कोई भी चीज़ है ना, एक घर को भी आप अगर सही तरीके से नहीं ना चलाते तो घर भी जो है अपना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से किस तरह से आप रिलेट कर पाएंगे हाँ, इसको?
उस पे ये है कि देखें, अगर इसका वजीर जो है अपना उमर चीमा साहब है, उमर चीमा साहब को चाहिए कि वो वक्त से पहले जो चीज़ें जो अपना उसकी ज़रूरत है, अब शीप अगर बाहर से आता है, सोयाबीन बाहर से आती है, वो एक दिन में तो आ नहीं जानी। अगर वो सोयाबीन आई है और पोर्ट के ऊपर जो है अपना वो खड़ी है, 4 जहाज आए थे इस माह में, जिसमें 2 वेट कर करके वापस चले गए हैं, 2 हमारे जो है अपना मुल्क में अभी भी पोर्ट के ऊपर खड़े हैं। 2 लाख मैट्रिक टन जो है वो पर मंथ हमारे मुल्क की ज़रूरत है सोयाबीन की। अगर वो देते हैं तो फार्म आगे फार्मर्स को आगे मिल मालकान जो है वो फीड बना के प्रोवाइड करते हैं। अब अगर सोयाबीन का सोर्स बीज में से निकल जाता है तो दूसरा जो है वो सोर्स सूरजमुखी का है, वो हमारे मुल्क में इतनी नहीं है कि उससे हम जो है ये जो है फीड बना के उसे दे सकें। तीसरा एनिमल सोर्स है जो अपना फीड के अंदर जो डलता है। अब ये चीज़ें जो है अपना वो हम ये अगर फीड मिल मालकान जो है अपना वो सोयाबीन में से भी पैसे कमाते थे, वहाँ से उसके जो है सीड्स मंगवाते थे, या उसका जो है निकाल के आयल तो वो आगे फार्मर्स को देते थे उस रेट पे। अब फीड मिल मालकान को जो है अपना अगर नुकसान हो रहा है तो उन्होंने हाइप इतनी क्रिएट कर दी है। इससे पहले हम फार्मर्स कहते रहे हैं कि आप जो मकई का रेट है, जब मकई का रेट 2800 पे होता था, फीड मिल मालकान फौरी फीड का रेट बढ़ा देते थे। जब वो 1600 रुपये पे जाता था तब ये उसे डिक्रीज नहीं थे करते। मैंने ये बिलाल साहब के साथ भी प्रोग्राम किए, अक्सर मैनी टाइम्स मैंने इन्हें ये बताया कि ये फीड मिल मालकान के ऊपर चेक इन बैलेंस नहीं है। ये जो है अपना मेन ये जो है अपना ये मार्केट में हाइप भी क्रिएट करते हैं, और मार्केट में जो है अपना वो हमें जब फीड महंगी देंगे तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम चिकन को जो है वो आधी खुराक दे दें और उससे पूरा वजन ले लें। उसे पूरी खुराक देंगे तो पूरा वजन लेंगे। अब मुख्तसर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया, कंट्रोल कैसे होगा? एक तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी जो है वो पीछे से सोयाबीन के जोन से शिप आए हैं उन्हें रिलीज करे। दूसरे नंबर के ऊपर फीड मिल मालकान के ऊपर जो है वो हुकूमत नोटिस इस चीज़ का ले कि आप 7,000 रुपये का बैग दे रहे हैं, उस बैग के ऊपर इंग्रेडिएंट्स तक नहीं लिखे। इंग्रेडिएंट्स एक 5 रुपए की आप मिचेल टॉफी या कोई भी लेते हैं, कैंडी लेते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये पूरी मकदार में है, कोई भी लेबॉर्ट्री करवा ले। एक तो हमारा ये अलमिया कि फीड मिल मालकान का माफिया इतना तगड़ा, इतना मजबूत है कि ये हुकूमत जो है अपना उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है, हमारे पास एक वाहिद अदालत है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने उसके आर्डर भी उड़ा दिए। हम ये सवाल करते हैं कि अगर आपने फार्मर्स जो है अपना बंद कर देते हैं, ये बात सबसे खास है जो मैं करने लगा हूं कि फीड ये फार्मर्स अगर फार्म बंद कर देते हैं, जो कि 80% ये इस माह में हो जाएंगे, और ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इन्हें पता है बिलाल भाई को कि मैंने जब इन्हें आगाह किया है कि आपके ये चिकन के रेट्स ये इस लेवल पे चले जाएंगे और वो विदिन जो है वो 10 डेज 15 डेज में वहां तक चलेंगे। अब ये 600 रुपये तक चिकन जो है अगले मंथ तक चले जाएगा। और ये जो अपना फीड मिल मालकान हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी KNNs हो गया, जो से ब्रांड्स हो गए, जिसमें बाजार से जाके लोग जिनके नगेट्स और ये हजार रुपए केजी में लेते हैं, ये उस साइड पे लेके जा रहे हैं लोगों को। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, कहीं मुझे हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे चिकन प्राइसेस के हवाले से, डिफरेंट इशूज़ जो कि एग्जिस्ट करते हैं। बिलाल, सोयाबीन के हवाले से डिफरेंट इशूज़ रहे हैं, इंपोर्ट इस वक्त नहीं हो रहा है, उसने इन वन वे और अनदर कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है प्राइस इंक्रीज़ होने में, इस पर ज़रूर बताइएगा। देखें, सोयाबीन जैसे कामन गिलानी साहब ने कहा कि एक मेन इंग्रेडिएंट है फीड की मेकिंग में, लेकिन सवाल तो ये है कि ये जो 5,000 से एकदम 7,000 पे गया है, जो भी मजीद गिलानी साहब कह रहे हैं कि बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ जाना है, तो क्या ये जो 2,000 का मार्जिन ऊपर गया है, ये सोयाबीन अभी महंगी आई है? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि सोयाबीन तो रुकी हुई है पोर्ट पे। तो फिर ये 2,000 का जो पॉकेट अंदर निकाला जा रहा है, ये कौन निकाल रहा है, कहाँ जा रहा है? ना तो गवर्नमेंट के खर्च
देखें, या तो सरकारी खजाने में है तो ये लोग भी देते, फख्र महसूस करें ना, हम अवाम के लिए या हुकूमत के लिए इस मुल्क को मजबूत करने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो मखसूस एक तबके की पॉकेट में जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई पूरी दुनिया में होती है, लेकिन देखें हमारे दीन इस्लाम ने भी कहा है बड़ा मखसूस मार्जिन जो आपका हक है वो रख के आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रां फरोशी करें और अगर आप अपना किसी और के आपके हक रखने के अंदर किसी और के साथ जुल्म हो तो फिर आप जवाब दें, और ये लोग जवाबदेह होंगे जो मेरे ख्याल में बहुत पारसा और दीनदार बनते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं ख्याल कि एक आदमी, जैसे इन्होंने कहा, एक बहुत गरीब आदमी है, उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो चंद किलो गोश्त ब्रायलर मुर्गिया का लेता है कि चले मैं अपनी बेटी की शादी ज़रा अच्छे तरीके से कर लूँ, आने वाली बारात को या मेहमानों को कुछ गोश्त या कुछ अच्छा खाना दे दूँ। तो क्या उसका जुल्म, क्या उसके ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्या उसका कसूर क्या है कि वो उसका तो नहीं, उसने तो नहीं सोयाबीन रोकी, और सोयाबीन जो पड़ी हुई है आप लोगों के पास वो कोई महंगी तो नहीं आई थी, आप लोगों ने पुराने रेट्स में खरीदी हुई है। तो फिर आखिरकार मसनूई तरीके से उस फील्ड के अंदर से कमाना, क्या ये मुझे बता दिया जाए या वो लोग इनको बता दें या पूरे पाकिस्तान को बता दें वो हलाल होगा या हराम होगा? बड़ा कैटेगोरिकली इसके अंदर, दीन के अंदर सारी चीजें डायरेक्शन मौजूद हैं। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी चीजें महंगी होती हैं। देखें, रमजानुल मुबारक आता है, हम इसी पाकिस्तान में रहते हैं, प्याज, आलू, टमाटर, जो चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। आप इंटरनेशनल दीगर मुल्कों में रह के आई हैं, वहां चीजें सस्ती हो जाती हैं। बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो स्पेशल रमजान मुबारक के स्टॉक लगा देते हैं, एक अलहदा कैबन्स लगा देते हैं, स्टॉल्स होते हैं जिनके ऊपर चीजें 10%, 20% डिस्काउंट कर दी जाती है, यहाँ 30%, 50% इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो ये सवाल तो फिर होगा डेफिनेटली, फिर हम कह देते हैं जी हमारे ऊपर सियासी अजाब और ये ऐसे लीडर आ जाते हैं, तो फिर हर तरह की जैसी भी हमारे जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, तो वो हमारे ऊपर हमारे अपने अमाल का नतीजा आ रहा है। हमें भी ये देखना होगा कि आम आदमी के लिए हम आसानी पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में इसका जवाब है नहीं कर रहे, क्योंकि एक चीज़ है, और हुकूमत मेरे ख्याल में इसको कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि पीडीएम की गवर्नमेंट पार्सा है वो कसूरवार है, क्योंकि अगर एक चीज़ है, अगर आप ये देखते हैं कि मुल्क को माली मुश्किलात से बचाने के लिए आप ये इकदाम उठा रहे हैं, तो ये एक गलत इकदाम है, क्योंकि इस वक्त डॉलर भी आपने नीचे लाना था, नहीं ला सके, और ये कोई देखें सोयाबीन एक नेसेसिटी है। यही हम बात करते हैं, कल इसके ऊपर मैंने एक खबर दी है, आप सोयाबीन की बात करें, मैं आपको मशीनरी बताता हूं, 24%, 24% डिक्रीमेंट आया है टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में। ये वो इंपोर्ट है जो कि पोर्ट पे खड़ी है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ कोई भी, पोर्ट पे खड़ी है चीजें, लेकिन वो अब मुल्क में दाखिल नहीं हो पा रही, उससे होकर रहा आपकी इंडस्ट्री बंद होगी। क्यों बंद हो रही है? अब हम ये कह रहे हैं जी देखिए बिजली तो सस्ती होगी ना, रॉ मटेरियल भी हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अब बंद क्यों हो रही है? ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, बंद इसलिए हो रही है क्योंकि उनका स्पेयर पार्ट जो इंपोर्टेड मशीनरी है वो पोर्ट पे पड़ा है। अब वो मशीनों के स्पेयर पार्ट आएंगे, वो कितनी दिन वेल्डिंग करके लगाएंगे, वो बड़ी महंगी मशीनें हैं, उनके अंदर वो पुर्जे लगने हैं, तो मशीनें कारआमद होनी है, वो मशीनें शट डाउन होती जा रही हैं। होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है, आपके स्पिनिंग मिल्स 70% बंदिश की तरफ जा चुकी हैं, आपकी इंडस्ट्री दीगर बंद हो रही है, एयरजेट लूम थोड़ी सी चली थी लेकिन स्पेयर पार्ट्स ना होने से वो भी बंद हो रही। एम्ब्रॉयडरी की जदीद मशीनें, आपने बड़ा खूबसूरत ये कुर्ते पहने हैं और ऐसे कुर्ते मतलब हमारी खवातीन को पसंद हैं, और इनका आए रोज नए जो भी वो आप कहते होते हैं वो लॉन्च होते हैं, इनके खास जो भी आप मखसूस नाम उसको ले लें, तो उनके लिए भी एम्ब्रॉयडरी मशीनें हमें चाहिए। और फिर ये सिर्फ यहाँ नहीं है कि लोकल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है, इसका इस्तेमाल हमारे इंटरनेशनल दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के कपड़ों की डिमांड है और एम्ब्रॉयडरी का, फिर फॉर एग्जांपल ये जैकेट मैंने पहनी, इसके ऊपर एक लोगो लगेगा, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आलमी दुनिया के अंदर जब जाना है तो उसके लिए भी जदीद एम्ब्रॉयडरी मशीनें हमें चाहिए। जब वो मशीनें हमें चाहिए तो उसके लिए खास मशीनें और खास सब कुछ चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक दोस्त ने मिसाल बताई कि हमारी पोर्ट्स के ऊपर इस हद तक मोनोपोली चल रही है कि अगर आप 25 से 30 हजार रुपया ना दें क्लियरिंग एजेंट्स के जरिए उन लोगों को, उन अफसरान को जो इसके महज कुछ नहीं बनता, तो वो आपकी मशीन के अंदर ऐसे ऐसे कदगने लगाते हैं कि आप कहते हैं मशीन ही आप रख लें, इससे ज्यादा तो पैसे मुझे देने पड़ जाएंगे। और डैमरेज जो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, आप कुछ बरामद और दरामद से मुंसलिक हैं, आपको इसका लफ्ज का बेहतर आइडिया होगा। जब पोर्ट पे एक चीज पड़ी रहती है, जो कंटेनर है या जिस शिपिंग कंपनी को आपने हायर किया है वो आपको डैमेज डालती है,
कि आपने ये कंटेनर 10 दिन के लिए लिया था, अब साल या 6 माह या 3 दिन इजाफी हो गए हैं, 20 दिन इजाफी हो गए हैं, बाकायदे मुआहदे के अंदर होता है अगर इन डेज से एक्सटेंशन आप इस कंटेनर को या इस सामान को रखेंगे तो आपको इतना डैमेज पड़ेगा। वेलकम बैक सिटी चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू की बात कर रहे हैं चिकन प्राइसेस के हवाले से, डिफरेंट इशूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक पैटर्न देखते हैं 2020 के अंदर। इंटरेस्टिंग के 2022 अब ख़त्म होने को आया है, तो आई थिंक शायद रिफ्लेक्ट करते हैं एक मिनट के लिए कि किस तरह से इस साल में हमें प्राइसेस तब्दील होती हुई नजर आई है। जहाँ पर इस साल के शुरू में अगर मीट और चिकन मीट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लोग खरीद सकते थे, बड़े आराम से खरीद सकते थे, और अब की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको एक सिग्निफिकेंट प्राइसेस में इस पे कमेंट करना चाहें कि प्राइसेस 2022 के शुरू से लेकर अब तक किस तरह से तब्दील हुई है और कुव्वत खरीद या लोगों की जो पहुंच के अंदर मीट थी, अगर वो पहले हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल चिकन बना पा रहे थे, काम शख्स एक डेली वेजर की अगर हम बात करते हैं। अब इस वक्त जो है अपना आपका चिकन अगर 350 से 450 रुपए पर केजी मिल रहा है तो आपका बीफ 800 रुपए, 850 रुपए, 900 रुपए केजी मिल रहा है। अब ये जो फर्क है ये बहुत ज्यादा हो गया इसका। और चिकन जोन सा है वो मैंने जैसे कि पहले बताया कि हर गरीब बंदा उसने फेस सेविंग के लिए भी और एक अच्छा बंदा अलीट क्लास उसने भी जो है अगर पिज्जा खाना है तो उसमें चिकन ही डलना है। अब कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बीफ के पिज्जे या जो है अपना बर्गर वो चिकन ही उसमें यूज होता है ना हर जगह। अच्छा, उसमें अब आप ये देखें कि अगर इस चीज को भी आप इस हद तक ले जाएंगे, इतना महंगा कर देंगे कि एक जो है अपना वो बच्चा अगर पिज्जे की ख्वाहिश करता है तो वो माँ बाप सोचने में मजबूर हो जाए कि यार अब ये 5000 रुपये का पिज्जा ही है। अब चिकन की सोर्स को अगर हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे सब्सिडी दे के इन चीजों को पीछे लेके आए। अच्छा, एक और चीज है कि आम बंदा जोन है ना वो ये सोचता है जब चिकन महंगा होके जी फार्मर ने महंगा कर दिया, फार्मर ने महंगा कर दिया, क्योंकि उस बेचारे को पता ही एक फार्मर के नाम का है, उसके पीछे उसे सोर्स का नहीं पता कि अब आपकी जो मेडिसिन है इसमें डलती है जो 2 से 4 लाख रुपए की थी अब उसकी कास्ट 15 से 20 लाख पे चली गई है। जो बिजली की कास्ट थी पहले 1.5 से 2 लाख रुपया पर जो है मंथ, अब वो 6 से 7 लाख रुपए पे चले गई है। जो उसकी कास्ट थी लेबर की वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो गई है। फीड की कास्ट जो है वो 4 गुना ज्यादा हो गई है। इस तरह आप अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो फी शेड का मालिक जो है उसे 50 से 60 लाख इस वक्त नुकसान जो है अपना वो हुआ है और उसने शेड बंद कर दिए हैं। और तब तक जो है अपना अब फार्मर जो है अपना वो माल नहीं डालेंगे, चूजा नहीं डालेंगे जब तक उन्हें ये सिक्योर ना हो जाए कि हमारा कैपिटल अमाउंट हमें वापस आ जाएगा। इसलिए जो है अपना इस चीज को आप देखें, ये आपको भी चाहिए, ये बाहर पढ़े लिखे बंदे को चाहिए कि सोर्स ढूंढे कि यार ये चीज महंगी क्यों हो रही है। फार्मर महंगा नहीं करता, ना फार्मर के हाथ में रेट है, ना फार्मर ने फीड महंगी करनी है, ना चूजा महंगा करना है, ना अंडा महंगा करना है। फार्मर को जब पीछे से चीजें मिलेंगी तो ये अदारे जोन सा मिलके, ये जो मुनाफली करते हैं ब्रोकर मिलके, ये उन चीजों को जो है अपना वो कम पे ले। अब रात फॉर एग्जांपल देता हूं मैं कि रात हमारा फार्म से माल सेल आउट हुआ है 245 का और रेट आया था 265, उस पे भी ब्रोकर ने 20 रुपए लेस ली है। एक शेड से अगर 70,000 केजी माल निकलता है तो आप देखें कि 20-20 रुपए ये आड़तिया जिसे हम कहते हैं। अच्छा बिलाल, अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखते हैं और 2022 का अगर आप जायजा लेते हैं तो क्या मुख्तलिफ चीजें होती हुई नजर आई और क्या कहेंगे दिसंबर तक जब हम पहुंच रहे हैं 2023 में जाते हो, क्या हमारी उम्मीदें होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ? हमारे लाहौर के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं कैसर खोखर साहब, उन्होंने एक जुमला बोला था, तोबा तोबा तोबा। मैं तो बस तोबा 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 कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2022 में नहीं 6 माह ही लगा लें। मैं कह रहा हूँ कि तोबा भी लफ्ज़ छोटा पड़ेगा। आप कहें कि लोगों के धुएं निकलवा दिए हैं और लोगों के घरों के चूल्हों का जो हाल हो गया है ना, मैं कह रहा हूँ ये फैसलाबाद के लोग हैं। लिटरली मैं देखता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स, हम पूरे पाकिस्तान के जो प्रोग्राम करंट अफेयर्स पे हो रहे होते हैं, रोड शोज हैं, उनके अंदर लोग रो पड़ते हैं। शहर फैसलाबाद के लोग बहुत ह्यूमरस हैं, ये झुकते मारते हैं हंस के और साथ अपना रोना भी बयान करते हैं। वो कहते की करिए हूँ कीर ने पाई है इस गवर्नमेंट में। मतलब
लिटरली लोगों की इस हद तक होगी बस कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब रोना भी है या हंसना है, क्या कर रहे हैं, क्या जब कोई सोल्यूशन नहीं रह गया। इस शहर में वैसे भी मतलब 3 साल जो मैंने शो किया है तो मैंने तो ये देखा है लोग अपने दर्द को भी बड़े ह्यूमरस वे में बयान करते हैं, लेकिन लोगों की सच्ची बस हो गई है, बहुत बुरे हालात हैं। एक शख्स को ये नहीं मालूम, और मेरे ख्याल में सही कामरान गिलानी साहब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है मुझे पता है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको ये कहूँ इस वक्त पाकिस्तान से सियासत खत्म होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। एटलीस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट, बड़े दिनों से इसके ऊपर अगर निजी महफिलों में बैठे तो एक मुतालबा कर रहा हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए 4-5 साल के लिए, सारी गवर्नमेंटों को, सब पार्टियों को 5-5, 6-6 बंदे लें, इस पाकिस्तान को ना पहले बचा लें। ये पाकिस्तान बच जाएगा ना, ये गरीब आदमी बच जाएगा तो ये सियासत भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बड़े क्रूशल सिचुएशन में है, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सब मुहब्बे वतन है। मैं किसी एक को भी नहीं कहता, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स गद्दार नहीं हो सकता, बड़ा क्लियर है। उसके मुफादात हो सकते हैं, वो गद्दार नहीं हो सकता, उस मुल्क का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अगर उस मुल्क में सियासत करना चाहता है तो वो भी चाहेगा ये मुल्क कायम रहे। अगर नहीं कायम रहेगा तो फिर बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। मेरे ख्याल में नए कमांडर साहब भी आ गए हैं, तो हम तो उनसे भी उम्मीद, उनसे क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, जितने भी अदारे हैं, अदारों को मजबूत करें और उनकी एक बाउंड्री लाइन आप भी खींच लें, वो भी खींच लें। क्योंकि मैंने इस साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम नून की अगर नाअहलियां थी तो पीटीआई ने आइन के तमाशा बना दिया, मतलब बंदर की तरह नचाया इस आइन को। पाकिस्तान के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर इस्तीफा आ रहा है, वजीर आला कौन है किसी को नहीं पता, फिर उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर जो हालात होते रहे, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई डू अग्री, आपने जिस तरह से बात की कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडाज आपको बड़े क्लियरली, आई थिंक अगर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक पॉलिटिकली अवेयरनेस जनरेट करने में ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2021 में अगर आप देखते हैं और 2022 से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, कितनी पब्लिक की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट आपको तब्दील होती है? और पॉलिटिक्स के बारे में वैसे मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं इस पर एक कमेंट करना चाहूंगा। मैं लोगों का बड़ा इख्तिलाफ होगा जरदारी, आसिफ जरदारी से, लेकिन वो असम्बली के अंदर एक तकरीर करते हैं। देखें मिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप आ गए हैं, आप इस पार्लियामेंट को चलाएं, हम आपके साथ हैं। अगर इस इक़्तिदार को हम बढ़ाएं, मेरे ख्याल में हमें इस पार्लियामेंट को बहुत बावकार करना चाहिए था। 2022 हमारी जमहूरियत का बदतरीन साल तस्वर किया जाएगा तारीख में। क्यों? पार्लियामेंट कमजोर हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूत हुआ, या कुछ अदारे जिसे एस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दिया जाता है वो अदारे मजबूत हुए, पार्लियामेंट कमजोर होगी, फैसले उनसे करवाए, अपने नहीं कर सकते। अच्छा, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, एंड आई थिंक पॉलिटिक्स लाइक, आई थिंक हम जितनी पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि पॉलिटिक्स रिलेट बैक करती है टू एवरी अदर थिंग इन द कंट्री। और अगर हम स्पेशली इन्फ्लेशन की बात करते हैं इस वक्त, करंटली अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो मीट प्रोडक्ट्स हों या डिफरेंट और प्रोडक्ट्स हों, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हुए आपको नजर आती है इन चीज़ों के ऊपर। इसीलिए आई थिंक हर टॉपिक में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रेलेवेंस आपको नजर आई जाती है। अगर ब्रीफली आप इस पर बात करना चाहें कि आगे चलते हुए हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए मेक श्योर करने के लिए कि हर घर में मीट एंड स्पेशली बेसिक मीट, चिकन खरीदी जा सकती हो, बनाई जा सकती हो। अच्छा, सबसे पहले तो आधा मिनट मुझे चाहिए बिलाल भाई ने, क्योंकि सियासत की बात की थी तो मैं उस सिर्फ आधा मिनट तो मैं रीजन का जनरल सेक्रेटरी था, तो उसमें जो है अपना ट्रेडर्स का बिलाल भाई बड़ा जो है अपना, जब हमसे इंटरव्यू करते थे तो चिकन के मुतालिक ही तो कहते होते थे कि जी आपका हुकूमत ने ये फीड इतनी महंगी कर दी, इतना चूजा महंगा हो गया, इतना ये हो गया। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि आज मुझे देख के खुशी हुई है कि बिलाल भाई के कानों को तोबा तोबा इन्होंने 6 माह में कर दी है। ठीक है ना जी? ये तो मांगे ना, हम अवामी हैं। पहले ये कहते थे कि आप पीटीए के खिलाफ हैं, नहीं, अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप अवाम के साथ हैं, आप किसी के साथ। तब भी मैंने इन्हें पूछे, ये गवाह है इस चीज के कि मैंने तब भी क्रिटिसाइज किया अपनी हुकूमत को, और बड़ा मैंने बड़ा क्लियर वर्ड्स में मैंने कहा, उस पर मुझे एक्सप्लेनेशंस भी देनी पड़ी। बहरहाल चले हम अपने जो अपना टॉपिक पे आते हैं। इस पे जी सबसे पहले चिकन के सोर्स को सस्ता करने के लिए हुकूमत 2 काम कर दे। एक, सबसे पहले जो है मेडिसिन जो आती है बाहर से उसके ऊपर सब्सिडी दे दे। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो फीड मिल मालकान है ना, 2 मुख्तसर सा मैं आपको सोर्स बताने लगा कि उनके ऊपर चेक इन बैलेंस करते
इधर एक पंजाब फूड जो है अपना अथॉरिटी हमारी है, मैं उसका चेयरमैन भी जो है अपना रहा हूँ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो ये दुकानों पे जाके वहां तक तो अप्रोच ठीक है कि जाके चलान कर दिया सारा जो अपना चेक एंड बैलेंस, लेकिन फीड मिल मालकान का इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो है अपना वो रूट्स हैं कि इधर आम अफसर बेचारा वैसे ही जाते डरता है। इनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस हो, ये इनके रेट्स जोन्स हैं वो डेली बेसिस पे चेक करें, करके उनकी कास्ट निकालें कि ये कास्ट है इनकी और इतना प्रॉफिट इनका होना चाहिए। उस हिसाब से आगे जब वो हमें सस्ती फीड देंगे, सस्ती मेडिसिन देंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज कहने की जरूरत नहीं है, ये बैक आ जाएगी। चिकन जो है, हाँ जी, वो प्रोडक्शन जो है अपना जब उस पर कास्ट कम आएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा प्रॉफिट का होता है रेशो 2 से 4 पे पर केजी के ऊपर। तो इस वक्त तो जो है अपना प्रॉफिट दूर की बात, कैपिटल अमाउंट बचाना मुश्किल है। और अगर आपके फार्मर जो है अपना वो बीच में से एग्जिट हो जाते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इंडस्ट्री को और गरीब बंदे को बचाना और उसके इवेंट्स को बचाना। फिर सोर्स कोई नहीं है आपके पास, दूसरा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं चिकन के अलावा कि जिसे आप यूज कर सके और जो है अपना कहें कि जी मैं एक हैंडसम अमाउंट में मैंने ये फंक्शन या ये अरेंजमेंट मैंने कर लिया। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, बड़ी अवाम के लिए, सियासत से हटके अवाम के लिए, इन गरीब अवाम के लिए, इस मासूम अवाम के लिए कि भाई आप इस पे कोई नजर जो है अपना सानी करें, इसके ऊपर जो है वो बिजली के ऊपर सब्सिडी दें, इंडस्ट्री को बंद होने से बचाएं। वो बेशक टेक्सटाइल की है, वो पोल्ट्री की है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके साथ आप देखें कि आपके हजारों मुलाजम जुड़े हैं, उसके साथ खानदान जुड़े हैं, उसके साथ पाकिस्तान की रूट्स जुड़ी हुई हैं। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को खत्म कर देंगे, वो मुल्क तबाही के दहाने पे आया है, ये तो बिल्कुल जो है अपना वो बात मुझे अपनी लीडर की फिर कहनी पड़ जाती है इसमें कि मुझे दुख होता है देख के इस मुल्क में हमने रहना है। बिलाल भाई को मैं सेकंड करता हूं कि हम सबसे पहले इस मुल्क के साथ सिंसियर, हर बंदा चाहता है कि महब्बे वतन है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए। ये एक बात है। और इन्होंने कही जैसा हुक्मरान वैसे ही अवाम जो है अपना वाला इन्होंने मकूला किया, मैं कहता हूं बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना चाहिए। हम ठीक होंगे, हम तकड़ी का तोल पूरा रखेंगे, हम मुनाफली नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की जो है अपना ज़ात हम पे खुश होके या बारिशें भी बरसाएगी या गंदम भी उगेगी, या जो है अपना सोर्स सारे हैं हमारे पास, चारों मौसम हैं जो है अपना हर तरह का हम इधर जो उनसे अजनास उगा सकते हैं। अफसोस की बात यह है, कहने की पड़ती है कि भाई डॉलर महंगा हो रहा है, बाहर से डॉलर्स में आपको हर चीज मिल रही है, तो हम क्यों नहीं अपने घर में वो चीजें पैदा करते? हमारे में किस चीज की सलाहियत की कमी है? सिर्फ जो है हमें अब बीज जोन से आज से जो 20 साल पहले चाह रहे थे आज भी वही गंदम के चाह रहे हैं। फिलहाल इसमें क्या रीजंस रहे हैं? अपडेशन जिस तरह से इंडस्ट्री की होनी चाहिए थी वो हम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मैं जरा इसको वाइंड अप करते हुए ये सिर्फ कह देता हूँ, ये मिसमैनेजमेंट है सारी और कुछ नहीं है। मिसमैनेजमेंट कैसे है? सोयाबीन पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है जब तक पाकिस्तान के अंदर मखसूस इलाके मुतय्यन कर दिए गए जिनको हम कहते हैं कल्टीवेशन लैंड्स, कि यहाँ कपास लगेगी, यहाँ चावल लगेगा, यहाँ मकई लगेगी, यहाँ अब आप चावल लगा सकते हैं और यहाँ गन्ना लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। जब से वो खत्म हुआ है बेड़ा गर्क हो गया। एक लफ्ज बोलूंगा, बेड़ा ही गर्क हो गया। क्यों गर्क हो गया? क्योंकि जहां कपास की थी वहां गन्ना लग गया, जहां गन्ने की जगह थी वहां कुछ और लग गया। अब मैं आपको इसमें अनफॉर्चुनेट बताता हूं, आपके आने वाले सालों में गंदम के ऊपर बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, 20% लैंड थी टोटल हमारी, जिसके ऊपर हम पूरे लैंड का 20% जहां हम गंदम उगाते थे, 6% सैलाब ले गया, 6% उगाई नहीं क्योंकि डीएपी यूरिया बहुत महंगी है। किसान ने कहा जी मैं 2000 का मेरे घर से डंडे से उठा के ले गए दाना कि आप गंदम बेचें सरकार को डंडे के साथ, और 5500 रुपए का उसको आज बी मिल रहा है। तो वो कैसे इस तरफ आएगा? आप तो उसे कंडेम कर रहे हैं, आप तो उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं किसान इस तरफ आएगा। फिर देखें आप उसका रेट जो है गन्ने का उस दिन निकालते जिस दिन 4-5 मिले या 1.5 माह गुजर जाता है। परवेज भाई साहब की ऊपर मैं ये तनकीद कर रहा हूं, उस दिन गन्ने का रेट निकालते। पिछली बार
350 तो टालों वाले उठा के ले गए थे, आप 300 गन्ने का रेट निकाल रहे हैं। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देखें, 300 भी कम रेट है, क्यों? और अच्छा, उसके बाद शुगर मिलों वालों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उन्होंने चीनी महंगी कर दी। उनसे पूछें भाई, गन्ना तो अभी शुरू नहीं हुआ, आपने चीनी कहां से महंगी कर दी? ये तो पुरानी चीनी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने 25 रुपए ठोक दिए आवाम के लिए। तो आवाम को कोई पूछने वाला नहीं, आवाम के लिए जो आता है आवाम को रगड़ा लगा के चले जाता है। फिर उसके बाद अब ये मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। सोयाबीन लग सकती थी, नहीं लगी। अब आपके गंदुम लगनी है, उसकी जगह सरसों लगी जा रही है, और इतनी लग रही क्यों? ना उसके अंदर डीएपी पड़ी है, ना सरसों, ना उसके अंदर यूरिया पड़ी है, पानी कम लगाना पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा सस्ती प्रोडक्शन है और महंगी प्रोडक्ट है। लोग सारे उधर चले गए। गंदुम कहां से खानी है? हमने सरसों का क्या करेंगे? उसको ऑयल निकाल के बाहर बेच लेंगे, कहां बेचेंगे? लेकिन हम अपना बैकअप नहीं रेडी कर रहे कि इस वक्त सबसे बड़ा डिजास्टर हमारे गंदुम, और फिर अगर सोयाबीन का कुछ इलाका मुतय्यन कर जाए, मकई लगी, पूरे पाकिस्तान ने मकई ठोक दी। अब मकई पूछें लेके कहां जानी? मकई बाहर एक्सपोर्ट होने लगी, पाकिस्तान की मकई महंगी होगी। कोई चेक एंड बैलेंस ही मौजूद नहीं है। एंड बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चेक एंड बैलेंस का ना होना। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, जब चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो वैसे ही आप देखेंगे कि चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक सीरीज एंड में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जो थी, आज हमारा फर्स्ट हाफ डिफरेंट इश्यूज के हवाले से था, लेकिन हम पर्टिकुलरली चिकन प्राइसेस के हवाले से बातचीत कर रहे थे। किस तरह से अगर 2022 को आप असेस करें तो किस तरह से आपको प्राइसेस तब्दील होती है नजर आए, किस तरह के डिफरेंट इश्यूज हमारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलें, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज रोज बुध की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। रेट लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले सस्ता प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से दूर ही दिखाई देता है। अब जो प्रोटीन है वो किस हद तक महंगा हुआ है, ब्रायलर मुर्गी का जिक्र करेंगे। 8 रुपए फी किलो सस्ता हुआ है, 399 से 391 रुपए फी किलो पे पहुंच गया है। ताहाल ये सरकारी रेट लिस्ट है, लेकिन आम मार्केट में, ओपन मार्केट में देखें तो कीमतें कहीं ज्यादा हैं, और 900 ग्राम के हिसाब से कहीं महंगा गोश्त फरोख्त हो रहा है। अंडे फार्मी बात करें तो मजीद महंगे हुए हैं, 275 यानी कि 325 रुपए फी दर्जन को छू चुके हैं, और ताहाल अभी भी कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें सब्जियों में तो आज कमी देखी जा रही है। प्याज, आलू का छिलका 70 पे, आलू सफेद 40 पे है, जबकि आलू पुराना 48 रुपए किलो पे है। प्याज 5 रुपए महंगा है, 180 से 75 पे आ गया है, 175 पे आ गया है। टमाटर 2 रुपए किलो महंगे हुए हैं, 100 से 168 से 170 के हुए हैं। अदरक चाइना 335 पे है, लहसुन चाइना 300 पे है, लीमू चाइना 60 रुपए पे है। सब्ज मिर्च 30 रुपए किलो सस्ती हुई है, 125 से 90 रुपए किलो हो गई है। मटर सब्ज 20 रुपए किलो सस्ते हुए हैं, 145 से 125 रुपए किलो हुए हैं। फूल गोभी 27 पे है, बंद गोभी 32 पे है, करेला 65 रुपए किलो है, भिंडी तोरी 90 है, बैंगन 40 रुपए किलो है। सेब काला कुल्लू 235 पे, सेब सफेद 145 पे, केला 102 रुपए दर्जन है। अंगूर टॉफी 330 पे, अनार कंधारी 330 पे, अनार बदाना 490 रुपए किलो है। शकरकंदी 70 रुपए किलो है, फ्रूटर माल्टा 150 रुपए दर्जन है, मौसमी 102 रुपए दर्जन है। कीमतों का फ्लक्चुएशन है, लेकिन फल आज मुकम्मल तौर पर इस्तेकाम के अंदर नजर आते हैं। कोई भी कमोडिटी फलों के अंदर ऐसी नहीं है जो ऊपर या नीचे गई हो, जिसकी कीमत बढ़ी हो या कम हुई हो। लेकिन सब्जियों के अंदर, और मौसम सरमा की आमद के साथ ही, क्योंकि मौसम के अंदर जो फल और सब्जियां बदल रही हैं, तो उनके हवाले से मौसमियाती फलों की कमी के साथ ही जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर फल और सब्जियां आ रही हैं, उनकी कीमतों के अंदर भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है इजाफा वो देखा जा रहा है। जबकि सस्ता प्रोटीन ताल आम आदमी की पहुंच से दूर है। उसकी बुनियादी वजह खास तौर पर जो इम्पोर्ट के अंदर सोयाबीन का रुकना है उसे करार दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं, स्पेशली अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप किसी ऐसी जगह से खरीद रहे हैं जहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है तो वहाँ पर खरीदारी मत करें। मेक श्योर कि आप किसी भी ऐसी जगह से खरीदारी मत करें। हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ 5 या 10 रुपए ज़्यादा हो कहीं पर, बट इन द लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो 5 या 10 रुपए बढ़ जाने से वो खरीदारी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हमारे सब्जेक्ट की तरफ। आप जानते हैं हमारे लिए हेल्थ हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है बात करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट
जो कि हर किसी को, हर शख्स को एट वन पॉइंट अनदर लाइफ में इम्पैक्ट करता है। उसी बारे से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। तो जी, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन, जनरल सेक्रेटरी PMAP। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड जिस तरह से मैं बात करी थी कि हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक प्रॉब्ली हम उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते अपनी हेल्थ को कि जितना करना चाहिए। इस वक्त अगर हम बात करें सर्दियों के हवाले से, कौन सी इस तरह की बीमारियां हैं जिनसे बच कर रहना चाहिए? और कई दफ़ा होता है कि आप गर्म कमरे में बैठे होते हैं, फौरी तौर पे ठंड में निकल जाते हैं या बाहर ठंडे कमरे में निकल जाते हैं। क्या और इस तरह के इश्यूज हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते जी हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हमारी सेहत ही होती है कि हम कोशिश करते हैं पहले कोई चीज़ ले लें, कोई पैनाडोल, कोई इस तरह की टैबलेट दे के कोई गुजारा हो जाए, और जब बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है फिर हम डॉक्टर से रिव्यू करते हैं। जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, तो जब भी मौसम चेंज होता है और पर्टिकुलरली जब सर्दियाँ आती हैं तो कुछ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो लोग जिनको दमे का मसला एस्थमेटिक होते हैं उनमें एस्थमा की एपिसोड बढ़ जाती है। इसी तरह COPD, जो स्मोकर हमारे आप देखेंगे कि शीशा स्मोकर हैं दूसरे, उनको एक खास लंग की बीमारी होती है जिसको हम COPD कहते हैं, तो उसका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों में। तो ये कुछ चंद एक बीमारियाँ हैं जो कि सर्दियों में अपना सर उठाती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि पानी वगैरह से होती हैं। सर्दियों में मोस्टली हम ना पानी उबाल के पीते हैं, वैसे ही पानी टैप का वाटर यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी हेपेटाइटिस A और E ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आजकल हम अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में देख भी रहे हैं कि लोग येलो आइस के साथ, येलो स्क्लेरा के साथ रंगत पीली हो गई है, तो वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये मोस्टली वो पीला जरखान जिसको हम हेपेटाइटिस A या E कहते हैं वो आ रहे हैं। आपने हेपेटाइटिस की बात की, क्या टेल टेल साइंस होते हैं इनिशियली जिस पर आप देखते हैं कि अच्छा ये पेशेंट में है और प्रॉबेबली एंड पॉसिबली हो सकता है इनको हेपेटाइटिस हो? इसमें दो हेपेटाइटिस हैं। एक को हम कहते हैं काला जरखान, जो हेपेटाइटिस B और C होते हैं। बदकिस्मती से इसका कोई अलामत नहीं होती, कोई ऐसी अलामत नहीं है जो हेपेटाइटिस B और C की हो। सिर्फ और सिर्फ जब कोई ब्लड सैंपल देने जाता है या ब्लड डोनेट करने जाता है तो उसकी हेपेटाइटिस B, C की, और उसको पता लगता है कि उसको हेपेटाइटिस B और C हो गया। अदरवाइज इसकी कोई अलामत नहीं। हाँ, अगर इसकी कोई अलामत आ जाए तो वो इसकी पेचीदियों की अलामत होगी, यानी कि जिगर सुकड़ गया तो पेट में पानी, खून में उल्टी, रंगत पीली हो जाना, सांस चढ़ना, तो ये सारी की सारी अलामतें हैं। लेकिन ये तब आएंगी जब जिगर को वो मुतासर कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर का मसला है, और इसी तरह ड्राई फ्रूट जिस तरह अखरोट वगैरह, बादाम, और ये भी शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज जो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक होना एक ऐसा इशू है जो कि बड़ा नॉर्मल है। यू नो, मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इन वन वे और अनदर इन बीमारियों से इम्पैक्टेड है, अफेक्टेड है। सर्दियों में क्या मतलब होगा किसी ऐसे पेशेंट के लिए जो ब्लड प्रेशर है जिसको, या डायबिटीज है, उनकी रूटीन में क्या चेंजेस आना ये जरूरी बहुत है? अच्छा क्वेश्चन कि जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, आपने बिल्कुल ठीक है कि हर दूसरे एडल्ट को, क्योंकि 1/3 पेशेंट जो एडल्ट हैं उनको हाइपरटेंशन और 1/4 जो उनको डायबिटीज है, तो तकरीबन हर दूसरे शख्स को डायबिटीज या हाइपरटेंशन। अब जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और ये हार्ट अटैक सर्दियों की मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर्दी होती है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। इसके अलावा दूसरे कई अवामिल इसमें कार फरमा होते हैं, जिसकी वजह से जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको सुबह हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मोस्टली हम सर्दियों में यूज़ करते हैं कि पकौड़ों का इस्तेमाल, समोसों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, ये जो स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लें, तो ये एक समझ लें कि जहर है डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए। जब भी आप ऑयली फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जब भी आप समोसे, पकौड़े, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और फिश खा सकते हैं लेकिन तली हुई है, ग्रिल्ड ले लें, उबली हुई ले लें, इस तरह की ले सकते हैं, और जब ये तली चीज़ों को, ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये इंसिडेंस जो है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, एक रिस्क फैक्टर और ज़्यादा हो जाएगा, और आप में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो स्मोकर हैं, मोस्टली जो हमारे मेल पेशेंट हैं, और आजकल तो फीमेल भी स्मोकर हैं, शीशे का इस्तेमाल करती हैं, अगर उनमें डायबिटिक हाइपरटेंसिव है और वो सर्दियों में भी स्मोकिंग को जारी रखेंगे तो उनमें भी हार्ट अटैक का चांस भी ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने का चांस भी कम हो जाता है। उनमें मोस्टली सर्दियों में देखेंगे कि वो कहेंगे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो ये ऐसे अवामिल हैं जिनको हमने कंट्रोल में रखना है, पर्टिकुलरली सर्दियां जब सारे लोग आपके इर्द गिर्द पकौड़ों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे, तली
चीज़ों से, फास्ट फूड से, फिश से, तो आपने अपने हाथ को इनसे खींच के रखना। अच्छा, जिस तरह आपने डाइट की बात की, क्या डाइट के एसेंशियल्स सर्दियों में होने चाहिए? आपने फिश की बात की, कुछ और चीज़ों की बात की, ओवरऑल अगर हम बात करें नॉर्मल डाइट हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए इंटायरली डिफरेंट डाइट होगी, हाइपरटेंसिव उसके लिए और डाइट होगी, बच्चे के लिए और डाइट होगी, जो 60 ईयर से ऊपर है उसके लिए और अडल्ट के लिए। तो हर एक ने अपनी कैलोरीज के हिसाब से डाइट को प्लान करना है। मोस्टली जो आमतौर पर कैलोरीज हमें सर्दियों में चाहिए होती है वो 1000 से 1500 कैलोरीज है, अगर आपने अपना बॉडी मेंटेन करना है, वेट मेंटेन करना है। हाँ, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कैलोरी 1500 से ज़्यादा हो जाएगी, अगर वेट कम करना चाहते हैं तो इससे कम कर लें। तो अब कौन सी जब भी आपने खानी है मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या हम यूज़ करते हैं कि उसमें मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हों। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? रोटी में होता है, चावल में होता है, ये जो पोटैटो हम आलू यूज़ करते हैं, शकरकंदी यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट। मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, कितनी प्रोटीन? तकरीबन 20 से 30% प्रोटीन, 40% तक हम मोस्टली कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, 40 से 50% तक। अब प्रोटीन से क्या मुराद है? इसमें गोश्त आ जाता है, जिसमें छोटा बड़ा गोश्त, मटन, बीफ दोनों शामिल है, चिकन आ जाता है और फिश आ जाती है। और इसके अलावा कुछ हम सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं जो कि हमारी सब्जियों में होती हैं, तो वो यूज़ करनी है। और बिल्कुल 10 to 15% तक फैट यूज़ कर सकते हैं। और ये 10 to 15% तक फैट हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे घरों में हंडिया पकाते हैं और जो हम उसके में ऑयल यूज़ करते हैं तो वो इनफ है, इससे ज़्यादा एडिड नहीं हम यूज़ करें। मोस्टली हमारे बुजुर्ग जो होते हैं या जो 50 से क्रॉस करते हैं वो समझते हैं कि हम पराठा खाएंगे, देसी घी खाएंगे और वो लस्सी के ऊपर मक्खन खाएंगे तो इससे हम हेल्दी हो जाएंगे, हमें ताकत आ जाएगी। ये बियर और टीयर जो हैं ये ज़िंदगी के साथ बढ़नी है, ज़िंदगी के साथ आपको कमज़ोरी आनी है, मसल्स की पावर कम होनी है, मसल मास कम होना है। ये चीज़ें ये मसल मास को नहीं बढ़ा सकती, ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये आपकी खून की नालियों को तंग करेंगी, ये आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी, ये आपके अंदर दिल की बीमारियों को बढ़ाएंगी, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगी। तो आपने इनसे बचना है और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है। अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आप ज़्यादा ताकतवर होंगे, आप में ज़्यादा एनर्जी आएगी और आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की आपने बात की, अगेन समथिंग जो कि बहुत सारे आपको एडल्ट्स के अंदर नजर आएगा आज के वक्त में। मेजर रीजंस क्या होते हैं? सबसे बड़ी रीज़न जो है कि हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाए तो फास्ट फूड की मैक्सिमम शॉप्स जो होंगी फैसलाबाद में 5 या 6 गिनती की होंगी, और आप इस स्टेज पे अगर कहें तो 1000 से ज़्यादा सिर्फ फास्ट फूड्स की शॉप्स हैं। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमने कर दिया। अब जब बच्चे पैदा होने से 2-3 साल से लेकर वो वहीं से फास्ट फूड शुरू कर देगा, वहीं से ऑयली चीज़ शुरू कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइजेशन करनी है, हमारे कुछ फैट सेल हैं, कुछ लिवर है, इंसुलिन है, इन सब का ट्राइएड मिलकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। लेकिन जब आप फॉरेन सोर्सेज से, एक्सटर्नल से, बाहर से बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ले लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बायस बनेगी। तो इसी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हम सारा तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब आप जब किसी गांव में चले जाएं तो वो कहेंगे जी हमारे तो बुजुर्ग ऑयल ले लेते थे, वो तो मक्खन आधा किलो ले लेते थे, वो तो पराठे के साथ मक्खन खाते थे, तो उनको तो कुछ नहीं होता। उनकी लाइफ भी देखें, वो कम अज़ कम रोज़ 4-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, वो अपने सारे काम पाँव पे करते थे, वो हल जूतते थे, और हल वो ट्रैक्टर पे नहीं जूतते थे, वो बैल के साथ जूतते थे, तो वो उतनी एक्टिविटी भी करते थे। हमने कोई चीज़ स्टोर से भी लेनी हो, सुपर स्टोर से भी लेनी हो तो हम गाड़ी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं इस रोड पे कितनी साइकिल आपको नजर आती है? हार्डली फैसलाबाद में शायद ही मैं चंद एक साइकिल देखता हूँ। तो जब आप साइकिल छोड़ दिया, आपने वॉक छोड़ दिया, आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे आ गए, तो ये सारी की सारी चिकनाई आपकी खून की नालियों में जमा होगी, ये सारी की सारी फैट की शक्ल में आपके जिस्म में जमा होगी। अच्छा, स्मोक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आजकल अगर हम देखते हैं इशू है, और ऑफ कोर्स इससे कुछ रिसर्च के मुताबिक ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है, जस्ट बिकॉज आप सांस ले रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। कितनी सच्चाई है इस बात में? बहुत ज़्यादा सच्चाई है। इसमें 2 किस्म के लोग आ जाते हैं, एक डिजीज्ड और एक नॉर्मल। अब नॉर्मल पेशेंट में ये स्मोक अगर ज़्यादा अरसे तक रहेगी, ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये धुआं है, बेसिकली ये साथ कह लें कि वाटर के पार्टिकल्स हैं और साथ लाइट है।
सोलर लाइट है, ये तीनों का मजमूआ है। अब ये चीज़ें जब जिस्म के अंदर जाती हैं और ज़्यादा देर तक जाएंगी तो ये फेफड़ों की बीमारियों का बायस बनती है, ये चेस्ट इन्फेक्शन का बायस बनती है, ये जिल्द की एलर्जी का बायस बनती है, ये आँख आप देखते हैं कि आजकल इरिटेशन महसूस करते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं कई दफ़ा, तो ये सारी की सारी स्मोक की वजह से। ये तो है आम शक। अब जिसको बीमारी है, सपोज COPD है, दमे का अटैक है, एस्थमा है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें ये दमे को भी बढ़ा देगी, उसमें ये COPD को भी बढ़ा देगी, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस चलेगा। और जिनको खुदा न खास्ता हार्ट का मसला है तो उनमें ये हार्ट के मसले को भी बढ़ा देगी। और ये आप सुन के हैरान होंगे कि अब स्मोक रिकग्नाइज फैक्टर है फॉर दी लंग कार्सिनोम, कि यानी ये फेफड़ों का कैंसर करने का बायस भी बने, ये जिल्द के कैंसर का बायस भी बने। तो ये जितनी जल्दी स्मोक जट जाए उतना फ़ायदा। अगर ये 2-3 माह तक रहे तो फिर ये सारी की सारी बीमारियां हमारे जिस्म में जो मैंने आपसे जिक्र किया उसको फैलाने का सबब बन सकती है। हाँ, अगर स्मोक है और आपको एस्थमा है या COPD है या आप हेल्दी पर्सन नहीं, तो आप जब भी बाहर निकलें मास्क यूज़ करें, और बल्कि कोशिश करें कि जब मजबूरी हो तो घर से बाहर निकलें, ठीक है। और उसके अलावा घर से निकलते और वापसी पे अच्छी तरह मुंह को साबुन के साथ धो लें, हाथों को साबुन के साथ धो लें, ताकि आपकी आंखें भी साफ हो जाएं, आपका चेहरा भी साफ हो जाए और आप में ये जो जहरीली गैसों के असर है ये कम से कम हो सके। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मुंह धो लें और आंखों को भी साफ कर लें, किस तरह से इम्पैक्ट करती है स्मोक स्किन को? मतलब ब्रीदिंग को तो हम समझ सकते हैं, बट स्किन को कैसे? ये बेसिकली मैंने कहा लाइट है, हार्मफुल गैसेज हैं। जब हार्मफुल गैसेज और ये रेडिएशन मिलती हैं तो ये जिल्द को बर्न करती हैं, जिल्द के अंदर केमिकल चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से उनमें इरिटेशन आ जाती है, सुर्ख हो जाती है, और ये इरिटेशन ज़्यादा देर तक रहे तो ये खुदा न खास्ता कैंसर का सबब हो जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने आंखों की बात की, आई डैमेज भी हो सकता है स्मोक से? जी बिल्कुल। आई में मोस्टली हम देखते हैं कि एलर्जी के साथ पेश करते हैं, लोगों की आंखों में जलन होती है, खुश्की हो जाती है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वो कहते हैं जी मैं जब बाइक पे चलता हूं तो मुझे सही नज़र नहीं आता, मुझे आंखों में इरिटेशन आती है। तो ये सारी की सारी स्मोक है। जब भी मोटरसाइकिल में स्मोक में जाएंगे और आपने मास्क और गगल या कोई ऐनक नहीं लगाई होगी तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट देगी। क्या रिकमेंड करेंगे उन लोगों को जो ऑफ कोर्स जिनको लगता है कि स्मोक के दौरान उनकी ब्रीथिंग इश्यूज बढ़ जाते हैं या उनको ऑलरेडी कोई ब्रीथिंग इश्यूज हैं अंडरलाइंग, वो और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं या और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर जाते हैं? इसमें मोस्टली एस्थमेटिक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज और ये जो दमा वगैरह है, जो COPD वगैरह है, या बच्चे और या बूढ़े या एक्सट्रीम एजेस जो है उनको चाहिए कि वो कम से कम स्मोक 1 माह 1.5 माह रहती है उसमें कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें। अगर बाहर निकलें भी तो मास्क लगा लें और ऐनक लगा लें। बिल्कुल। और अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं हो जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारी कोशिश रही कि डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करें जो कि स्पेशली सर्दियों में और इस पीरियड में आपको या आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, जब आप पेशेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ से कतरा रहे होते हैं या उनको होता है कि ये ना ही करना पड़े? जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कोई एक आध टैबलेट मिले और हम ठीक हो जाएं, या मोस्टली हमारे कोएक्स ने एक जहनीत बना दी हुई है कि एक इंजेक्शन लगाना है और उससे हमने ठीक हो जाना। अब बदकिस्मती ये है कि उनको ये नहीं पता कि ये वो स्टीरॉयड लगाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको डिटेल बता दूं कि ये स्टीरॉयड करता क्या है। हमारे जिस्म में बेसिकली फीवर, बुखार जिसको कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी बीमारी को रिफ्लेक्ट करती है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे जिस्म में कुछ जरसूमें एंटर हुए और हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ रही है, और जब उसके खिलाफ लड़ती है तो कुछ मीडिएटर इंटरल्यूकन 1-6 वगैरह सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से फीवर, और ये हमें शो कर रहे हैं कि हमारी बॉडी उसका मुकाबला कर रही है। अब ये करते क्या है कि ये स्टीरॉयड लगा देते हैं। अब स्टीरॉयड का मतलब है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, यानी कि जो इम्यूनिटी जो जरासीम को लड़ने पे लगी हुई थी फौज, उसको सुला देते हैं, उसको बिठा देते हैं। अब जब बैठ जाएंगे जारी बात वो लड़ेंगे ही नहीं, कोई मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे, आपका फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप कहेंगे जी उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, मैं घर गया, मुझे बुखार ठीक हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो मदाफती निज़ाम को उसने ख़त्म कर दिया। जब मदाफती निज़ाम ख़त्म हो गया तो वो बीमारी उसके हावी होना शुरू हो जाएगी जिस्म पे, और वो फिर 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद वो सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल जाएगा, और जब वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो वो खून में भी एंटर हो जाएगा। इस मौके पे उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है।
इस वजह से शॉर्टकट में ना जाए। दूसरा, मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो इंजेक्शन से डरते हैं और मोस्टली इंजेक्शन आखिरी रिजॉर्ट होता है। ये बात याद रखें कि WHO ने सख्ती से मना किया इंजेक्शन से। उसने चंद 1, 2, 3 इंजेक्शन पर ईयर तक हम लगा सकते हैं और वो भी उस सूरत लगा सकते हैं जब ओरल इंटेक ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स खा रहा है, पी रहा है, तो उसको इंजेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको ओरल ट्रीटमेंट ही हम देंगे। इस वजह से इंजेक्शन से बचना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो कभी भी इंजेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, जब मजबूरी हो, खाने के काबिल ना हो, इन्फेक्शन जिस्म में फैल गया हो या कोई और इशू हो, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। दूसरा, पेशेंट मोस्टली अपनी सेहत पे पैसा लगाने से कतराते हैं। वो उनको कुछ टेस्ट उनके लिए कह दें तो वो कहेंगे कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं टेस्ट करवा सकते, डॉक्टर साहब दवाई दे दें, हम कोशिश कर लेते हैं। नहीं, सब आप देखें कि जब गाड़ी खराब होती है हमें इतनी टेंशन पड़ती है, हम उसी वक्त मिस्त्री के पास, थोड़ी सी गाड़ी में कोई फौरन डिटेक्ट कराते हैं। फौरन थोड़ी सी आवाज इंजन की चेंज हो, गाड़ी कोई आवाज दे या कुछ धुआं दे, या हम उसी वक्त मिस्त्री और उसको कहते हैं यार ये इसका कोई नुस्ख, जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करो। लेकिन बीमारी में हम कोई निम्स ले ली, कोई पैनाडोल ले ली, कोई चीज ले ली, कोई चलो यार बुखार है, कोई फ्लू है, गला खराब है, सांस का मसला है, कोई गुजारा हो जाए। लेकिन गुजारा ये हमारी मशीनरी अल्लाह ने एक दफा देनी है। गाड़ी जिंदगी है तो आपको बेशुमार गाड़ियां मिलेंगी, बेशुमार मशीनरी, बेशुमार मोटरसाइकिल मिलेंगी, लेकिन जिंदगी एक दफा मिलेगी। अगर एक दफा कोई उज़्व भी एक दफा जाया हो जाए, खुदा न खास्ता दिल, गुर्दे, दिमाग या कोई भी उज़्व एक दफा आ जाए, ये वापस नहीं आता। ये हम सुनते हैं ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें जो हैं ये एक लिमिटेड अरसे के लिए। फर्ज करें गुर्दे हमारे अल्लाह ने दिए हुए, ये पूरी जिंदगी चलेंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये फेल हो गए और मैक्सिमम आप ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो उसकी एज भी 5-10 साल या से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और वो साथ एक खास किस्म की मेडिसिन है जो उसको इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं, उसकी अपनी पेचीदगियां होती है। लिवर है ये सबसे बड़ा। तो ये चीजें हमने अपने उज़्व को बचाना है। इसको बचाने के लिए जरूरी होता है कि पहली फुर्सत में अगर कोई थोड़ा सा भी इशू है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए, ताकि वो आपकी बीमारी की तशखीस करे और आपको अद्वियात लिखे दे। कभी भी क्वैक के पास नहीं जाना, ठीक। और बाकी जो मोस्टली पेशेंट फॉलोअप से घबराते हैं, खासकर जो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या इस्कीमिक हार्ट डिजीज के, वो अगर ठीक है, उनको कोई अलामत नहीं आ रही तो वो चलते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और वो कैसे पता चलेगा जी मुझे तो कोई सरदर्द नहीं हुआ इस वजह से मैंने सोचा ठीक ही होगा, नहीं, ये आपको ब्लड प्रेशर करने से पता लगा, शुगर करने से पता चला, अपने बॉडी टेस्ट करवाने से पता चलना है कि हेपेटाइटिस बी, सी या इस तरह की कोई बीमारी है कि नहीं। तो इस वजह से मोस्टली हमें चाहिए कि हम साल में एक दफ़ा, अगर कोई खुदा न खास्ता इशू नहीं भी आता तो एक दफ़ा डॉक्टर से रिव्यू करें और अपने पूरे के पूरे जो बॉडी टेस्ट हैं वो करवा लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई इशू है तो वो इनिशियल स्टेजेस पे ही कंट्रोल किया। अच्छा, स्पेशली फॉर कोविड पेशेंट्स जो कि अगर कोविड हो चुका है उन्हें और काफ़ी बुरी तरह हुआ था, उनके लिए ब्रीदिंग इश्यूज और स्मोक या ये ठंड में बीमार हो जाना कितना डेंजरस हो सकता है? जिनको एक दफ़ा कोविड हो चुका है वो अपनी तकलीफ सिर्फ वही बता सकते हैं। जिनको भी कोविड हुआ है उनमें 3-4 चीज़ें चल रही हैं। उनमें से कुछ मरीज जिनको सीवियर अटैक, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, जो दाखिल हुए थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, उनमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही हैं। नंबर 1 लंग फाइब्रोसिस, यानी उनके फेफड़े सुखड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें जब भी ये स्मोक होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अफेक्ट करता है। इनमें सांस का मसला, खांसी बहुत शदीद होती है। दूसरे नंबर पे इनमें डिप्रेशन का अवामिल आ रहे हैं कि जिनको एक दफ़ा कोविड और उनको ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत पड़ी थी वो अभी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ था और उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ गया और उनमें शुगर का चांस बढ़ गया। तो ये जो कोविड जिनको हुआ था उन्हें खास तौर पे एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और ख़ासकर जिनमें लंग फाइब्रोसिस है। जाहिर बात है ये आम तो नहीं पता चलना, ये तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलना है। उसके लिए मोस्टली हम HRCT टेस्ट करवाते हैं। तो जिनको एक दफ़ा कोविड हुआ है वो 6 माह बाद अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, HRCT ये सारी चीज़ें करवा लें, ताकि उन्हें पता चले कि उनके लंग्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, उनके खुदा न खास्ता कोई शुगर का इशू तो नहीं हुआ। तो ये उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि डिफरेंट हेल्थ इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं, डिप्रेशन से किस तरह से कोविड रिलेट कर सकते हैं? इट वाजंट अ मेंटल डिजीज, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट
कैसे डिप्रेशन? कोविड जिसको नहीं भी हुआ था वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गया। आई एग्री, आई कुडंट एग्री। वो भी इतना स्ट्रेस में, और जिसको हो गया उसको तो चलो हो गया ना, उसको तो कहा चलो यार ये हो गया मैं ठीक भी हो गया। जिसको नहीं हुआ उसमें ज्यादा खौफ था। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त हम 3 स्टेजेस करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन। अब अगर हम सारी स्टेजेस को इकट्ठा कर लें तो नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन को आफ्टर कोविड डिप्रेशन की 70%। अच्छा, इसमें वो लोग भी शामिल है जिनको कोविड जिनको नहीं हुआ लेकिन उनको अफेक्ट आया। जारी बात है जब कोविड आया अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, कारोबारी हालात मखतूम, बहुत सारे लोगों की लाइफ वहीं पे रुक गई, घर से बाहर नहीं निकल सके और इसका डर बहुत ज्यादा था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कोविड माइल्ड हो गया। माइल्ड से मुराद ये है कि अगर फर्ज करें हम किसी को कोविड हो भी जाता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। जब भी एक वबा आती है ये तकरीबन 100 साल बाद आती है, हर 1 सेंचुरी में एक वबा आती है और ये वबा 2 से 3 साल रहती है। और क्या होता है, पहले साल बहुत शदीद, दूसरे साल उससे ज्यादा कम और तीसरे साल ये तकरीबन आम बन जाती है। जिस तरह अब फ्लू है, इसी फ्लू ने 1918 में 3 मिलियन लोगों की जान ली और उसके बाद ये कम 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 होते अब फ्लू एक आम बीमारी है। जिसको फ्लू हो जाए वो कहता है चल कोई नहीं खुद ही ठीक हो जाए, ना भी कोई मेडिसिन लें तो वो ठीक हो जाता है। तकरीबन 8 से 10 दिन इसने लेने हैं ठीक हो जाना, किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेडिसिन ले लेंगे तो सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाए, या आप NH उसकी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा लेते हैं जिसकी वजह से आप 1 साल तक फ्लू से बचे रहते हैं। लेकिन अब वो बीमारी बिल्कुल माइन्यूट होते क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरस तगय्युराती स्टेजेस से गुजरता है, उसमें तगय्युराती तब्दीलियां आती हैं, म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं। म्यूटेशन के बाद वो वीक होते, इतना वीक हो जाता है कि वो एक आम छोटी मोटी बीमारी पैदा कर लेगा। इसके अलावा अब भी अगर किसी को कोविड होता है तो उसको हल्की सी गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, बॉडी पेन हो जाएंगी। इसके अलावा उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें म्यूटेशन होते अब वो बहुत वीक हो चुका है, अब वो किसी को भी जानी नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि बहुत सारे पेशेंट्स पोस्ट कोविड डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोविड जिस्म के बहुत हिस्सों को मुतासिर करता था। अब कुछ मरीज इस तरह होते हैं कि उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, उसके पैनक्रियाटिक चेंजेस आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो जिसकी वजह से शुगर बेसिकली 2 चीज़ों का मजमू है, एक इंसुलिन और एक इंसुलिन ने सेल पे एक्ट करना है। ये 2 चीज़ें मिलके शुगर, अगर इनमें से दोनों में या इनमें से कोई एक चीज़ मुतासर हो, सपोज हम टाइप 1 डायबिटीज़ लेते हैं, उसमें ये होता है कि इंसुलिन बनती ही नहीं और वो बचपन से ही होती है। यानी कि ये वायरस है ना, वायरस ने इन्फ्लेमेशन करनी है, इन्फ्लेमेशन उसने हर जगह कर सकता। फर्ज करें कि जब कोविड का किसी को उसने मायोकार्डाइटिस कर दिया, यानी कि हार्ट के मसल की इन्फ्लेमेशन कर दी, उसमें तो हार्ट के मसल डैमेज हो गए। जब हार्ट के मसल डैमेज हो गए, पंप नहीं कर रहा, जब ब्लड पंप नहीं कर रहा तो वो एट दी एंड वो डेथ पे चला जाता है। तो इस वजह से जब ये कमजोर होता है तो फिर ये लिमिटेड हो जाता है सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, और हल्का फुल्का फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी वगैरह हुई और वो खुद ब खुद, क्योंकि कोविड ने खुद ब खुद ठीक होना। जो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है ये खुद ठीक होते हैं, इनके लिए मेजॉरिटी तकरीबन 90% वायरल इन्फेक्शन की कोई ट्रीटमेंट नहीं। इन्होंने अपना सर्कल पूरा करना है, वो 7 से 12 दिन में है और 7 से 12 दिन के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कोविड का वायरस 9 दिन के बाद जिस्म से बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हेल्थ के हवाले से बात करें, डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया हमने। अगर हम ओवरऑल बात करें प्रिकॉशनरी मेयर्स, आई थिंक बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इस वक्त में किस तरह प्रिकॉशनरी मेयर्स लिए जा सकते हैं अपने आप को, हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरऑल? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलाज से बात आज बेहतर है कि हम एहतियात करें। अब एहतियात इस मौसम में 2 एक्सट्रीम एजेस को करवानी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चे इस सर्दी से अफेक्ट होंगे। बच्चों को जब आप बाहर लेके जाएंगे, बच्चों ने नहीं बताना कि उन्हें सर्दी लगेगी, उनमें चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को अस्थमा का अटैक हो तो उसमें वो बढ़ जाए। इस वजह से बच्चों को सर्दी से बचाएं। और बच्चों छोटे, खासकर बहुत छोटे बच्चों की आदत होती है कि मोस्टली वो पानी में जाते हैं, वो उनको जो भी कह लें बाई डिफ़ॉल्ट उन्होंने पानी पे जाना, तो अब वो पानी पे जाएंगे और सर्दी का मौसम है, उनको सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उनको फीवर, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्दी से बचाएं। दूसरी एक्सट्रीम एज है हमारे बुजुर्गों की।
जो 60 ईयर से अबव आ जाते हैं, उनको भी सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें भी निमोनिया का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर उनको स्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, यानी डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा, तो उसमें MI का चांस ज़्यादा है। तो उनको भी गर्म कपड़े पहनाने के बगैर बाहर नहीं निकलने दें। और कोशिश करें कि सर्दियों में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो इसको थोड़ा सा डिले कर लें या इवनिंग में कर लें, ताकि वो सर्दी से बच सकें। और यही 2 एक्सट्रीम एजेस हैं जिनसे बचा जा सकता है। बाकी यूथ है, जो हमारे यंग लोग हैं, उनको सर्दी लगने के चांसेस कम होते हैं और उनमें ये निमोनिया और इस तरह की इश्यूज जो हैं बहुत कम होते हैं। हाँ, अगर स्मोक है और साथ विंटर का सीज़न है तो फिर उनके लिए ज़रूरी है, जो मैंने बताया था, कि वो मास्क और अपनी ऐनक लगा के फिर जाएं। पर्टिकुलरली जो बाइक यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो गर्म जैकेट्स या गर्म जर्सी वगैरह पहने और साथ इसको फ्री लें। अच्छा, एक दिन पहले भी हम शो में बल्कि डिस्कस कर रहे थे कि एयर प्योरीफायर इट्स न्यू थिंग, आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली स्मोक या ऐसे एरियाज, लोकेशंस जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है? एयर प्योरीफायर तो आप एक रूम में यूज़ कर सकते हैं ना। मोस्टली इसका मकसद ये होता है कि सर्दियों में सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं और खिड़कियां, दरवाजे, सारा कुछ बंद करते हैं सर्दी से बचने के लिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो एक में है तो सब में फैलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और ये सर्दियों में होता भी इसी तरह कि एक को खांसी हुई तो घर में सबको हो जाती है, क्योंकि हवादार खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान, हर चीज़ बंद होती है। तो उसमें ये ज़रूरी हो सकता है कि आप एक प्योरीफायर रखें तो वो कमरे को, हवा को साफ़ करता रहे। लेकिन आप फ़ज़ा को तो नहीं साफ़ कर सकते, आप अपने बाहर सहन को तो नहीं साफ़ कर सकते, आप अपनी छत को तो नहीं साफ़ कर सकते। वहाँ तो पोल्यूशन उतनी रहनी, जितने मर्जी ये प्योरीफायर लगा लें उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ रूम की हद तक एयर प्योरीफायर का इफेक्ट आता है, और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव, थाउजेंड्स में होते हैं, जो कि हमारी 99% आबादी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घरों में लाजमी तौर पर अपने कमरों में लगाएं। अच्छा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट आई थिंक एक इंटायरली डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एंड ऑफ कोर्स इट्स वन थिंग कि आपके पास डॉक्टर्स हों एंड सारा कुछ, लेकिन एक हॉस्पिटल के अंदर भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर ज़रूर बताइएगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ जंग से। मेरा डॉक्टर इरफान साहब से एक सवाल था। जी जी, ये जो बिल्कुल मौसमी पूछें। तब्दीली की वजह से बॉडी में जो इचिंग होना शुरू हो जाती है, फेस पे भी, खासकर बच्चों में और बड़ों में बहुत ज्यादा इचिंग शुरू हो जाती है, इसकी कुछ मेजर मसला बताया तो मौसम का क्या होता है और हमारी क्या गलती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल जी, आप समझ पाए सवाल? जी बिल्कुल, मैं उन्होंने एक बोल रहा हूँ मोहम्मद इमरान। ठीक है, इनको बहुत बहुत question- शुक्रिया कॉल करने का, हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जब भी सर्दी होती है तो इचिंग ज़्यादा आ जाती है, खारिश ज़्यादा शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आजकल तो काफ़ी पेशेंट इस तरह के आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सर्दियों में जिल्द खुश्क हो जाती है। जब जिल्द खुश्क होती है तो उसमें इरिटेशन, उसमें खारिश महसूस होती है, और मोस्टली लोग इसको एलर्जी का नाम देते हैं कि जी जी मेरे एलर्जी होगी जिसकी वजह से खारिश हो रही है, और कुछ एंटी एलर्जिक यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन एंटी एलर्जी की वजह से ये खारिश नहीं है, ये जिल्द खुश्क होने की वजह से। आमतौर पर गर्मियों में तो हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो काफ़ी मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क नहीं होती। तो जब भी जिल्द खुश्क हो, और पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर है, तो उन्हें ऑयल यूज़ कर लें, वैसलीन यूज़ कर लें, कोल्ड क्रीम यूज़ कर लें, जिल्द को खुश्क नहीं होने देना। जब भी ये खुश्क होगी तो इसमें जख्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आम शख्स में तो ये क्रैक ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप डायबिटिक हैं तो ये खुश्क जिल्द में जो क्रैक आएंगे, इसमें जो इन्फेक्शन है ये ठीक नहीं होगी बगैर मेडिसिन के। तो इस वजह से ये मोस्टली खारिश जो है जिल्द की खुश्की की वजह से होती है, और सर्दियों में ये होनी है। तो इसका सबसे ईजी इलाज है कि वैसलीन अवेलेबल है, ऑयल अवेलेबल है, कोल्ड क्रीम अवेलेबल है, कुछ भी है, ये अपनी बॉडी पे लगा लें तो ये अपनी जिल्द को इस खारिश से या इस इचिंग से बचाए। अच्छा, ड्राइनेस के हवाले से आपने बात की, ओवरऑल डिफरेंट डिजीजेस भी होती हैं जो कि आपको ड्राइनेस कॉज कर रही होती हैं। यूजुअली क्या बीमारियां होती हैं और किस तरह से डायग्नोज की जा सकती है? ये मुख्तलिफ ऑटोइम्यून कुछ डिजीज़ हम कहते हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस होती हैं, मसलन कुछ SLE हो गई, शॉगरन सिंड्रोम हो गए, सार्कोइडोसिस हो गए, ये मुख्तलिफ इस तरह की डिजीज। या डायबिटिक पेशेंट है उसमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। तो ये मोस्टली इन पेशेंट में होते हैं जो डायबिटिक हो, या जिनमें कोई डिजीज़ हो, तो उसमें ये मसला आता है कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। सेबेशियस ग्लैंड भी नहीं, स्वेट ग्लैंड भी इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से
जिल्द को मुनासिब नमी भी नहीं मिलती और जिल्द को मुनासिब ऑयल भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर वो ड्राइनेस आती है। तो जारी बात है इसका एक ही इलाज होता है कि हम आर्टिफिशियल उसको ड्राई से बचाएं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोल्ड क्रीम वगैरह, वैसलीन वगैरह आप इसको यूज़ करें, क्योंकि जिल्द को आप ड्राई अफोर्ड नहीं कर सकते। जब भी जिल्द ड्राई होगी तो उसमें क्रैक्स होंगे, आपको खारिश होगी, इचिंग होगी, और जब क्रैक होंगे और खुदा न खास्ता अगर वो बिगड़ते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें जिल्द खुश्क होती हो, पर्टिकुलरली हमारे डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि हर तीसरा शख्स डायबिटिक है इसका, और उसमें ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होनी होनी, तो उसमें ज़रूरी है कि वो अपनी जिल्द को खुश्क होने से बचाएं। अच्छा, लो इम्यूनिटी, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है फॉर वट एवर रीजन्स। यूजली क्या रीजन्स होते हैं एंड क्या आपकी इम्यूनिटी अगर एक दफ़ा इम्पैक्ट हो चुके हैं उसे सही किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इम्यूनिटी, हम लो इम्यूनिटी कहते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब कुछ तो बीमारियां जिसकी वजह से इम्यूनिटी होती है, एक सबसे बड़ी बीमारी जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज शख्स होता है वो HIV एड्स है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा है और कल उसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। और आपने रिसेंटली सुना होगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज मौजूद हैं दूसरे सूबों में। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। दूसरा, कुछ डिजीज मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, TB का मर्ज है, उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये तो डिजीज है। और कुछ जो है हम मेडिसिन से अपनी इम्यूनिटी कम करते हैं। कुछ बीमारियों के लिए तो स्टीरॉइड या इस तरह की इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, उसमें आ जाता है। और कुछ लोग जो अपना मुस्तकिल इलाज किसी को एक्स से करवाते हैं और वो रोज़ स्टीरॉइड का एक इंजेक्शन लगा देता है, तो उसमें भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो सकती है। अब इन दोनों को अलग-अलग कर लें। अगर HIV है उसका इलाज करवाएंगे, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ट्यूबरकुलोसिस है उसका इलाज कराएंगे, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये जो स्टीरॉइड की वजह से होती है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की वजह से होती है, ये भी जब आप स्टीरॉइड का इस्तेमाल ख़त्म कर देंगे तो फिर ये इम्यूनिटी जो है वापस अपनी असल तवानाई में आ जाएगी। लेकिन याद रखें, अगर आपने स्टीरॉइड 6 माह से ज़्यादा यूज़ कर लिए तो आप पूरी ज़िंदगी स्टीरॉइड्स को नहीं छोड़ सकते। फिर ये स्टीरॉइड यूज़ करते रहेंगे और ये जो इम्यूनिटी है, जो लो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट है, ये पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो बचें। और ये इसकी निशानी ये होती है कि वो आपको वो छोटी छोटी टैबलेट दे देंगे, बिल्कुल मसक के दाने के बराबर होंगी, और या वो इंजेक्शन लगाएंगे तो आप इंजेक्शन लगाने के 3 से 4 घंटे में अपने आप को बिल्कुल ठीक समझें। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी कि ये स्टीरॉइड्स, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। जिस तरह आपने बात की, TB की बात की, एड्स की बात की, हार्ट एनलार्जमेंट भी एक आई थिंक बीमारी कह सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? हार्ट एनलार्जमेंट बहुत सीवियर बीमारी है और ये इसके पीछे 4 अवामिल हैं जो सबसे बड़े हैं। सबसे ज़्यादा डायबिटिक, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस्कीमिक हार्ट डिजीज जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं या दिल का मसला कहते हैं, और वल्वुलर हार्ट डिजीज यानी कि दिल के जो वाल्व्स होते हैं उनका सही तरह से काम ना करना। ये 4 चीज़ें हैं जो कि हार्ट के साइज़ को बढ़ा देते हैं। जब हार्ट के साइज़ बढ़ जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी पंप करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको रबर बैंड से आप यूज़ करती हैं फीमेल, आप एक रबर बैंड है उसको बार बार यूज़ करें तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। एग्जैक्टली यही हार्ट है। हार्ट के मसल एक रबर बैंड की तरह है। जब ये शुगर, ब्लड प्रेशर या वाल्व खराब होने की वजह से या ये MI या हार्ट अटैक की वजह से उनमें ये इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जिस तरह रबर बैंड बड़ा हो जाता है ये भी बड़े हो जाते हैं। जाहिर बात है रबर बैंड जब बड़ा हो जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसी तरह हार्ट की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत कम क्वांटिटी में जिस्म को पहुंचता है और पेशेंट को थकावट, कमजोरी, और कभी जब बहुत सीवियर कंडीशन हो तो उसके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है और जिसकी वजह से उसका सांस खराब होता है। और आपने देखा होगा जिनका हार्ट ज़्यादा बड़ा होता है तो वो लेट नहीं सीधा सकते, जब वो सीधा लेटेंगे उनका सांस खराब हो जाएगा। वो इस वजह से है कि हार्ट पंप नहीं कर सकता ब्लड को आगे, जब पंप नहीं करेगा ब्लड पीछे जाएगा और वो फेफड़ों में जमा हो जाएगा। जब फेफड़ों में जमा हो जाएगा तो शख्स इस तरह लेटा होगा, पूरे के पूरे फेफड़े पानी से भर जाएंगे और उसका सांस बंद हो जाएगा, और वो रात को कभी उठ के उसका सांस बंद होगा, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। उसमें ये होगा कि पता नहीं जहाँ में हवा नहीं आ रही थी इस वजह से, हवा मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये फेफड़ों में पानी की वजह से। तो हार्ट इनलार्जमेंट बड़ी सीवियर बीमारी है और ये
रिवर्सिबल नहीं है। बिल्कुल। आई वांटेड कि हमारे पास और टाइम होता, बट आई थिंक हम बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पर बात कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आज यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।